हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम टू टीजीएस क्लासेस। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री क्लास 11 के बालकों के लिए। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक रहेगा बहुत ही शानदार, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इनके विषय में बहुत ही लगन से पढ़ना है। एनसीईआरटी के यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। पिछली क्लास में हमने जो कैलकुलेशन थी उसको देखा था, कैसे क्या एडिशन सब्सट्रैक्शन सिग्निफिकेंट फिगर कैसे करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, वो हमने समझा। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, उसको समझा। कैलकुलेशन क्यों चाहिए, ये सब देखा। और आज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, रिएक्शन पढ़ने का हमारा एक सब्जेक्ट है। रिएक्शन पढ़नी है हमने, किस तरीके से उनके अंदर क्या कहानी है, उनका जो जुड़ना है, जो रिएक्शन होनी है, वो किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, इन सब की जानकारी अब हम लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखते जाना, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने। पहले एनसीईआरटी से देखते हैं। लेवोइजियर साहब ने ये लॉ दिया था कि किसी भी रिएक्शन में भाई जितना मास के साथ शुरू करते हैं, यानी मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल होना चाहिए मास ऑफ द प्रोडक्ट के। ये शुरुआत हुई मॉडर्न केमिस्ट्री में एक तरह से लॉ की। लेवोइजियर साहब एक बड़ी ही करामाती शख्सियत थे, बट साइंस में कुछ पॉलिटिकल पंगों की वजह से काफी नुकसान हुआ है, और ये आप देखते जाएंगे। ये उस समय जिनसे इनकी शादी हुई थी, वो वहाँ के आई थिंक लॉ जो इनकम टैक्स वगैरह होते हैं उनके ऑफिसर थे। और जब वहाँ पर रिवोल्यूशन आया, आंदोलन हुआ, वो हिंसक हो गया और इनको भी मार दिया गया, बिकॉज ये भी एक तरह से गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ थे। ये कमाल के शख्सियत थे, आप देख लें, स्मार्ट सी फोटो भी है इनकी। So the combination of element to form compound is governed by the following 5 basic law. एलिमेंट कंबाइन होंगे, कुछ बनाएंगे, तो कुछ तो लॉ फॉलो होगा, उन्हीं की बात हो रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस लॉ वाज पुट फोर्थ बाय एंटोइन लवोइजियर इन 1789. He performed careful experimental studies for combustion reactions and reached to the conclusion that in all physical, अब ये लैंग्वेज एनसीईआरटी की रखना, चाहे आप स्कूल में लिखना चाहते हैं, चाहे आप जेई मेंस के लिए चाहते हैं, या आप नीट के लिए चाहते हैं, in all physical and chemical changes there is no net change in mass during the process. हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जब बात कर रहे हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे मास ऑफ द रिएक्टेंट, सुनते जाना, बड़े आसानी से हो जाएगा, इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, कहते हैं ना। लेकिन अगर हम इतना लिख देंगे स्कूल एग्जाम्स में, या अगर ऑप्शन आता है ये क्लिक कर देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। साउंड ठीक? हाँ ठीक। तो हमें फॉलो करना है एनसीईआरटी का। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Hence he reached to the conclusion that matter can neither be destroyed or created, and this is law of conservation of mass. ऐसी भाषा आपने एनर्जी के विषय में देखी है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है बच्चों, जनरली बच्चे फॉलो करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज। वो क्या होती है भाई? नॉलेज बिफोर द क्लास एंड आफ्टर द क्लास रिमेन्स कांस्टेंट। मेरी दरख्वास्त है, ये लॉ तुम मत फॉलो करना, ध्यान से समझो। हर क्लास के बाद नॉलेज एनहांस होनी चाहिए। नॉलेज कंजर्वेशन मत लगा देना कि नॉलेज बिफोर द क्लास एंड आफ्टर द क्लास रिमेन्स कांस्टेंट, भैया फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन यस, इन प्रोसेसेस के अंदर जब बात करते हैं तो एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी अगर हम बात करते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसी को बोलेंगे लॉ ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब बात करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। यहां बात हो रही है लेवोइजियर साहब ने क्या कहा, तो मास को कंजर्व बनाया। उन्होंने कहा
कि मैटर जो है वो ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप खत्म कर सकते हो। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट का हुआ। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मासेस। लेंडोल्फ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको वेरीफाई भी करा था। अब आइए इस लॉ के बारे में एनसीईआरटी ने तो इतना कह के छोड़ दिया, बट आगे जानकारी लेते हैं। बच्चों, अगर मुझे लेट से अमोनिया बनाना है ना, आप अभी क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम का एक अध्याय पढ़ के आए हैं। अब मान लीजिए हमने अमोनिया बनाना है, तो हमने बना लिया जी, नाइट्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, बस आनंद आ गया, दोनों चीज लिखी बना दी। अमा यार क्या ये सही लिखा है हमने? नाउ वी नीड टू लुक कि क्या ये जो पैटर्न हमने लिखा ये क्या है। कैन वी डिफाइन इट एज अ रिएक्शन और कैन वी डिफाइन इट एज एन इक्वेशन और कैन इट विल बी कंसीडर्ड एज बोथ? अरे 10th के चैंपियन हो ना भाई। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बताओ मुझे, इसे क्या कहूंगा? रिएक्शन कहूंगा, इक्वेशन कहूंगा या दोनों कहूंगा? अब यहां एक सवाल बड़ा गंभीर है। दिस कैन बी कंसीडर्ड एज रिएक्शन, क्यों भाई? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हुए और अमोनिया बन गया, ये रिएक्शन हो सकती है। लेकिन अभी एक समस्या है, हम मास को थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना? मास पे पूरी डिटेल बात करेंगे। एएमयू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट बोल रहे हैं उसको, फिर यू क्यों लिख देते हैं, यूनिफाइड मास क्यों बोल देते हैं, लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मजा आएगा उसमें। लेकिन पहले यहां देखते हैं, नाइट्रोजन को 14 मान के चले हो ना, 2 हो गए तो 28, यहां 2 और यहां पर 14 + 3 17। क्या इधर का मास इधर के बराबर हो रहा है? कदापि नहीं, लग ही नहीं रहा भाई। 30 थोड़ी 17 के बराबर हो गया, कैसी मैथ बता रहे हो गुरु? अरे हाँ, मास तो बराबर नहीं हुआ, लेवोइजियर साहब तो बुरा मान जाएंगे। ये रिएक्शन है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब कहोगे? जब दोनों तरफ का मास क्या हो जाएगा? बराबर। इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा बिल्ड करो, आनंद आएगा। इक्वेट, इक्वेशन, है ना, दोनों तरफ का मास बराबर कर दें, तो वो कैसे करें भाई? अब जरा देखो, लेवोइजियर साहब के कॉन्सेप्ट को अगर समझें तो खाली मास नहीं, एटम भी बराबर हो रहे हैं दोनों तरफ, क्योंकि एटम बराबर होंगे तभी तो मास बराबर होगा रे, है ना? देखो दोस्तों, जबरदस्त तरीके से ग्राफिकल वे में जाके मैं इसको समझाऊं तो तुम्हारा दिमाग क्या सोचेगा भाई? अपने दिमाग को अगर सोचना है तो सबसे बढ़िया तरीका कागज पेन ही है। यूट्यूब पे जाना, MIT की जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग आती है वो ब्लैक बोर्ड पे ही होती है आज भी क्लासेस। उन्हें पता है कि दिमाग तभी चलेगा जब सोचेगा आदमी। अनफॉर्चुनेटली अगर बहुत ज़्यादा 3D डायग्राम और विजुअलाइजेशन आ जाएगा तो वो फिल्म हो जाएगी, और फिल्म देख के हमारा दिमाग कुछ सोचता नहीं। सब कुछ तो उसको सोचने को वहां दे दिया ना, सोचेगा क्या? सब कुछ तो दिखा दिया उसको, और सोचेगा नहीं तो दिमाग डेवलप कैसे होगा? सो व्हाट आई वांट कि आप प्लीज अपने आप दिमाग को विजुअलाइजेशन के मोड पे लाना शुरू कीजिए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मत दीजिए इसको। यहाँ कितना क्लियर कट मामला है, रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे तो रिएक्शन होगी, लेकिन इक्वेट अगर देखना है, इक्वेशन को देखना है, तो मास और एटम को बराबर करना अत्यंत आवश्यक है। इसी को तो कहते थे आप बैलेंसिंग। तो क्या मैं ये कह दूं कि रिएक्शन को बैलेंस करूंगा तो इक्वेशन हो जाएगी? या बैलेंस रिएक्शन इज एन इक्वेशन? यस, इट कैन बी टर्म लाइक दिस। तो मेरे दोस्तों, लेवोइजियर साहब का जो ये वक्तव्य था, लेवोइजियर साहब की जो ये स्टेटमेंट थी, जिन्होंने कहा कि भैया ये देखो, फोकस करना इस पे, जरा आनंद आएगा। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इज नो नेट चेंजेस मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। न्यू कॉम्बिनेशन हो जाएंगी, मास में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। एटम यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्म आप देख रहे हैं, N2 था, H2 था, और ये जाके चला गया NH3 में, नया कॉम्बिनेशन हो गया। मास में कोई बदलाव नहीं दिखना चाहिए। तो अब मुझे बैलेंस करना होगा, दोनों तरफ एटम्स को बराबर करना होगा। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है। भैया यहाँ 2 लगा देता हूँ और यहाँ 3 लगा देता हूँ। अब नाइट्रोजन के 2 हो गए, 6 हुए, तो उसको बैलेंस कर लिया। अब कितना कितना हुआ भैया? 28, 6,
34 बराबर हो गया। ओए होए, ये हुआ मजा। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट को बराबर करा मास ऑफ द प्रोडक्ट के। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मित्रों, थोड़ा खेलते हैं यहां से, आनंद आएगा। अगर मैंने आपको 56 ग्राम नाइट्रोजन दे दिया है और 12 ग्राम हाइड्रोजन दे दिया है, अमोनिया कितना बनेगा? कहेंगे आप सर, अरे सर ये कोई बात हुई? इधर देखिए ना, आनंद आ रहा है ना। इधर देखो, ये रिएक्टेंट का मास कितना है सर? 68। तो ये कितना बनेगा? 68। अजीब आसान सवाल पूछ रहे हो सर जी, हलवा है ये तो। हमने कहा अच्छा जी, कोई नहीं, चलिए और खेलते हैं। 56 ग्राम नाइट्रोजन दिया, 6 ग्राम हाइड्रोजन दिया। अब बताओ जरा कितने ग्राम अमोनिया? अरे सर, ऐसे खेलोगे क्या? प्लस ही तो करना है। ये लीजिए 62। मैं कहूंगा बावले गलत हो गया। अरे सर, होना तो 62 चाहिए था, इधर तो मास 62 आ रहा है, तो उधर भी 62 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मास ऑफ द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर होने चाहिए। यही तो पढ़ा रहे हैं, यही तो पता है भैया। अब सुनते जाना मेरे बंधु, यहां पर एक बड़ी कमाल की चीज आ रही है। N2 plus 3H2 will give you 2NH3। यही थी बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी। मैंने पहले ही कहा था, व्हेन आई स्टार्टेड दिस कंप्लीट लेक्चर प्लान, कि भैया केमिस्ट्री लेकर आएंगे तो दिमाग के तार झंझनाएंगे। एक जनता वो है इस दुनिया में जो 10 साल तक, देखो बेटा, 10 साल तक आपने क्वेश्चंस लिखे, आंसर लिखे, उनको याद किया एक पैटर्न में किया। उस पैटर्न का जिसको आप फॉलो करते आ रहे थे, वो पैटर्न बहुत पुराना हो चुका और उसका कोई यूज अब फ्यूचर में नहीं बचा। कैसे? अरे सर, मैं तो याद करने में एक्सपर्ट हूं, मुझे नोट्स लिखवाओ, पीडीएफ नोट्स दो, मैं उसको याद करूंगा और अभी लो नंबर ऐसे लाऊंगा बढ़िया से। अबे लात मार के बाहर हो जाएगा। बहुत हार्श बोला बट ट्रू बोला। क्यों? कई बार समझा चुका अपने चैनल पे भी। आप जो बच्चे नए देख रहे हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ याद कर रहे थे ना अभी तक, और अभी भी याद करते हो, नोट्स बनाना और दिमाग पे सोचते नहीं हो, मशीन्स जो आ रही हैं, दैट द लूमिंग थ्रेट ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन्स यूं फेंक देंगी तुम्हें। क्योंकि डेटा को याद करना और रिकॉल करना और सही टाइम पे बताना, मशीन विल प्ले अ बेटर रोल। यू कैन डू दैट। अरे तुम थक जाओगे, तुम्हारी सैलरी हर महीने देनी पड़ेगी, मशीन का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, थकेगी भी नहीं। कोई इमोशनल प्रॉब्लम, छुट्टी चाहिए नहीं मशीन को, तो कंपनी विल हायर दोस मशीन, नॉट यू। तो इफ यू कांट थिंक और अभी तक सिर्फ याद ही करते रहे हो, तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी फ्यूचर में। एंड टू अवॉइड दैट बुरी हालत, मैं ये नए तरीके से विद द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरो लर्निंग, द वे यू कैन अडेप्ट to the surroundings, your brain can adapt to the surroundings, and then your brain can respond pretty well in any circumstances. That is what will make a difference. हो गए ना 10th के एग्जाम कैंसिल, हो गए ना 12th के एग्जाम कैंसिल, एवरीवन नोज कि ठीक है, इतने भी जरूरी नहीं है ये। नंबर आते हैं, लाखों बच्चे निकलते हैं, फॉलो करते हैं ट्रेंड को, भीड़ होती है, वो तुम्हें भी भीड़ का हिस्सा बनना है। ओके, आने वाले फ्यूचर में वही जीतेगा जिसके पास सोचने की एबिलिटी होगी, क्रिटिकली और क्रिएटिवली। only that person will excel. And if you can think in that manner, if your brain can respond in a very designed and designated manner, then only you can get success. And my sole purpose is just this. I want your brain to think. और अब देखो जरा ध्यान से,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। कौन सा मास? आइए जरा देखते हैं। यहां मैंने तुम्हें गिवन क्या दिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में सबसे पहले जानना जरूरी है गिवन क्या है। भाई कहां खड़े हो, कहां पहुंचोगे, अगर ये दो बातें क्लियर हैं तभी तो रास्ता तय कर सकते हो। हमेशा कहता हूं, ओला जब बुक करते हो, उबर जब बुक करते हो, तो अपनी अपनी लोकेशन और फाइनल लोकेशन ये दोनों तो पता होनी चाहिए, तभी तो मैप बनेगा, तभी तो रास्ता आएगा, तभी तो पैसे बताएगा वो कितने देंगे। और अगर ये नहीं पता कि अभी कहां खड़े हैं और कहां पहुंचना है, ये दो पॉइंट क्लियर नहीं है तो हालत खराब हो जाएगी। तो सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है बच्चों, ये जिंदगी का एक नजरिया है। लाइफ कैसे सेट करोगे, हर जगह यूज होगा ये। तो दिस इज द राइट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। देखना जरा, गिवन मालूम होना चाहिए। जो डेटा गिवन है 56 और 6, 56 ग्राम ये दिया है और 6 ग्राम ये दिया है। एंड ये कितना बना पूछा है। अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन 1 मोल N2 when reacts with 3 moles H2 will give you 2 moles of ammonia. Find, let's take an example from daily life. ये मेरा बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, बहुत सालों से दिया इस चैनल पे भी, आई थिंक कुछ वीडियोस में बोला है मैंने, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रीटी वेल। मान लो दो लोग थे, आशीष एंड भुवन। लॉकडाउन लगा हुआ है, इन दोनों ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं बट कुछ फाइनेंशियली भी स्टेबल होने की कोशिश करते हैं और एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि दोनों को खाना बनाना नहीं आता था, बट भुवन बहुत लर्नेड पर्सन था। उसने कोई नहीं यार, मैं जो है यूट्यूब पे देख के बना लूंगा, बट काम तो करूंगा, आई विल सपोर्ट माई फैमिली। अब इन दोनों ने ये रेस्टोरेंट खोला, ऑर्डर आया इनके पास। एक दिन ऑर्डर आया कि 6 kg आलू गोभी बनानी है, 6 किलो। भुवन ने यूट्यूब पे देखा, वहां पर सिखाने वाले ने सिखाया कि 1 किलो आलू और 1 किलो गोभी लेके 2 किलो आलू गोभी बना दी उसने। भुवन ने सीख ली। बनानी कितनी थी? 6 किलो आलू गोभी। भुवन ने आशीष को बोला कि आशीष जाके मार्केट से 3 किलो आलू और 3 किलो गोभी ले आओ, अपने माइंड को चलने दो प्लीज। आशीष मार्केट गया, ध्यान नहीं रहा, 4 किलो आलू ले आया, 2 किलो गोभी ले आया, कोई नहीं। अब ये आलू है, ये गोभी है और सब्जी बनेगी आलू गोभी। अब क्या हुआ, ये कितनी लाया? 4 किलो आलू, 2 किलो गोभी लाया। अब भुवन ने आलू एक जगह रख दिए, गोभी एक जगह रख दी, शुरू कर दिया बनाना। पहले 1 किलो आलू लिए, 1 किलो गोभी ली, 2 किलो सब्जी बन गई। फिर 1 किलो आलू लिए, 1 किलो गोभी ली, 2 किलो और बन गई। कितनी बन चुकी है? 4 किलो बन चुकी है आलू गोभी। अब 1 किलो आलू लिए, बट अब गोभी खत्म हो चुकी है दोस्तों। सोचने वाली बात तो यह है, गोभी अब खत्म हो चुकी है। अब भुवन आगे सब्जी नहीं बना सकता। सब्जी कितनी बन पाई? 4 kg। सब्जी बनानी कितनी थी? 6 किलो, नहीं बनी। कितनी बन पाई? 4 kg, 4 किलो। क्यों? गोभी अपने डिजायर्ड अमाउंट से कम थी। गोभी चाहिए थी 4 किलो आलू के लिए, 4 किलो गोभी होती तो 8 किलो बन जाती, बट गोभी 2 किलो ही थी, तो आलू भी 2 किलो यूज हुआ और सब्जी 4 किलो बनी क्योंकि गोभी खत्म हो गई, है ना। हमारी सब्जी पूरी नहीं बन पाई, कंप्लीट 6 किलो नहीं ऑर्डर कर पाए। द रीजन इज बिकॉज गोभी जो क्वांटिटी था वॉज लेस देन द डिजायर्ड अमाउंट। ऐसे ही किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, अगर वो रिएक्टेंट जितना उस रिएक्शन के लिए चाहिए उससे कम है, तो वो उस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने देगा, लिमिट कर देगा। उसे कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब सुनना ध्यान से, द रिएक्टेंट which is present
in less than the desired amount is called the limiting reagent. अब हमारे फाइनल प्रोडक्ट को कौन डिफाइन कर रहा है? द लिमिटिंग रिएजेंट, है ना? जितना लिमिटिंग रिएजेंट है उसी के हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। भाई 1 किलो गोभी से 2 किलो आलू गोभी बन रही थी, तो 2 किलो गोभी से 4 किलो आलू गोभी बनी है। द फाइनल प्रोडक्ट will be determined by the limiting reagent. You need to understand this. The final product will be determined by the limiting reagent. अब आलू इसमें 4 किलो थे हमारे पास, लेकिन यूज तो 2 ही हुए ना, क्योंकि गोभी से यूज होने थे तो 2 ही हुए, तो 2 किलो एक्स्ट्रा हो गए। इसे बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। तो इन दिस केस आलू विल बी एक्सेस रिएजेंट। ऐसे सवाल बहुत करने वाले हो मेरे साथ। अगर ये समझ गए हो तो अब यहां समझो। यहां पर 1 मोल से 3 मोल से 2 मोल बनते हैं, यानी 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए होता है, तो जाके 34 ग्राम बनता है। अब देखो दिया कितना है, 56 ग्राम, तो 28 के लिए 6 चाहिए था। हमें यह चीज कैसे मालूम पड़ी कि इसके लिए इतना चाहिए था? इसके लिए हमने एक बैलेंस रिएक्शन देखी कि 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए। 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, यानी फॉर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन वी नीड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। समझते जाना, इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते जाना। फॉर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन वी नीड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। सो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए कितना चाहिए? 6/28। तो 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए कितना चाहिए? 6/28 into 56. You will require 12 gram of hydrogen, but given as 6 gram. So in this case, this hydrogen will be my limiting reagent. और फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो हाइड्रोजन के हिसाब से बनेगा। तो अगर 3 मोल होते हैं तो 2 मोल बनते हैं, यानी अगर 6 ग्राम होता है तो 34 ग्राम बनता है। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो 34 ग्राम ही आएगा, क्योंकि 6 ग्राम दिया हुआ है। ये एक्सेस हो गया, कोई बात नहीं। तो अगर मैं ध्यान से सोचूं तो जो ये मेरा स्टेटमेंट था, मास ऑफ द रिएक्टेंट और मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये अब रिफाइन हो गया। ये लिखा जाएगा मास ऑफ द रिएक्टेंट दैट एक्चुअली रिएक्ट्स विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। क्योंकि यहां अगर ध्यान से देखें तो क्योंकि मेरा ये लिमिटिंग था तो 28 ग्राम ही रिएक्ट करा इससे 6 से, और 34 बना, और 28 ग्राम नाइट्रोजन एक्सेस रह गया। जरा सोचो ना, अगर सिर्फ यही वाला लॉ क्लियर होता, इतनी सी बात सच होती, इसको लेके हल्ला मचता रहता है, डिफरेंट डायग्राम के साथ दिखाया जाता है। मेरे भाई अगर यही बात सच होती तो आपने साइंस ली, पिताजी ने लाके बहुत सारी किताबें आपको दे दी, तो क्या नंबर ऑफ बुक्स विल बी इक्वल टू द नॉलेज गेन हो जाएगा? अरे नहीं रे। जितनी किताबें पढ़ लेगा, सॉल्व कर लेगा, अच्छे से रिवाइज कर लेगा, उतना ही नॉलेज गेन होगा। किताबें रख देने से नॉलेज नहीं मिल जाने वाली है। ये मैं पेरेंट्स को भी समझाना चाहता हूं, ये क्लिप पेरेंट्स को भी बताना और खुद भी समझना है इस बात को। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो खुद लड़ना पड़ेगा। एज अ पेरेंट जरूर सुने इस बात को, प्लीज बच्चों, पेरेंट को जरूर सुनाना। आप बच्चों को सामान ला के दे सकते हैं, फैसिलिटीज दे सकते हैं, उनको ओवर सपोर्ट कर सकते हैं, करियर नहीं दे सकते। करियर तभी मिलेगा जब बच्चा खुद मेहनत करेगा। किताबें ला देने से नॉलेज नहीं गेन हो जाएगी। नंबर ऑफ बुक्स विल बी इक्वल टू द नॉलेज गेन ना। लेवोजियर साहब ने ये नहीं बोला, उन्होंने ये कहा कि नंबर ऑफ बुक्स जितनी पढ़ेगा उतनी नॉलेज गेन होगी।
क्लियर है? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे ध्यान से समझना। लिमिटेशन क्या है इस लॉ की? ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लिमिटेशन क्या है भाई? ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ना, जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट आते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये काम नहीं करेगी। वहां पर ये काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भैया? वो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वहां वो लगेगा, मास डिफेक्ट वगैरह आएगा, तो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिएक्शन में तो दिखेगा ही नहीं, तो वहां तो फिर ये नजर नहीं आती, तो वहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लग पाएगा। तो एनसीईआरटी से आगे बढ़ते बढ़ते यहां पहुंचे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिटेल में पढ़ा। आइए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, मिस्टर जोसेफ प्रॉस्ट, ये साहब ज्ञान दे रहे थे कि एक कंपाउंड ले रहे हैं आप, तो वो कहीं से भी ले लो। पानी आप नोएडा में मेरे साथ ले लो, पानी आप दिल्ली में ले लो, पानी आप अमेरिका में ले लो, पानी H2O रहेगा। यानी उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एक परसेंटेज है वो बराबर रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। So this law is known as law of constant proportion, given by Mr. J. Proust. इन साहब ने यही कहा कि the percentage of constituent particles will remain same in a compound irrespective of its source. सोर्स कहीं से भी ले लो, लेकिन डेफिनेशन मेरी या तुम्हारी नहीं चलेगी, एनसीईआरटी की चलेगी, गुरु है वो। He stated that a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight. नोट कर ले भाई इसको। भाषा एनसीईआरटी की चलेगी, ये ध्यान रखना। पढ़ कहीं से लो, नोट्स कहीं से ले लो, कोई फायदा नहीं होगा, पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पलर के सवाल सॉल्व करेंगे। इतना आपके लिए स्कूल एग्जाम्स, जेई मेंस और नीट के लिए, केमिस्ट्री के लिए बहुत है, लेकिन एडवांस के लिए यू हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट। नॉलेज गेन करने के लिए वी हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, जो मैं आपको साइड बाय साइड दे रहा हूं। जैसे पहले मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया, आपने उसको समझा, बट उसके अंदर फिर क्या छुपी बात थी ये देखी, और मैं आपको ले गया स्टोइशियोमेट्री की तरफ, इसमें आगे और लेके जाऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। सो Proust worked with two samples of cupric carbonate, one of which was of natural origin and the other was synthetic. एक नेचुरली था, एक हमने बनाया लैब में। He found that the composition of element present in it was same for both the sample. जब भी जुड़ेंगे उसी अंदाज से जुड़ेंगे, उसी परसेंटेज में जुड़ेंगे, अगर वो क्यूप्रिक ऑक्साइड है तो देख लीजिए परसेंटेज सेम था। Thus he concluded that the irrespective of the source, जो मैंने बोला वर्ड, a given compound always contains same element combined together in the same proportion by mass. डॉल्टन साहब भी इस बात को प्रूव करने लगे थे, इनके साथ आए थे। और अगला लॉ उन्हीं का है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डॉल्टन साहब ने क्यों दिया, क्या था, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये तो वही है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन शॉर्ट क्या हुआ, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट particles in same proportions irrespective of its source. Law of
मल्टीपल प्रोपोर्शंस। डाल्टन साहब ने क्या बोला? If two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element then combined with fixed mass of other are in the ratio of small whole number। ये जो ज्ञान बटा है, आइए समझाते हैं। मान लो CO है और CO2 है, दो एलिमेंट हैं बट डिफरेंट कंपाउंड है। ध्यान रखना, जब भी कोई क्वेश्चन आए इसके ऊपर, तो दो ही एलिमेंट होते हैं और डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो वो ऑप्शंस में पहली बात तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही ऑप्शन ऐसा देगा जहां पर दो एलिमेंट होंगे, बाकी में तीन हो जाएंगे, लाइक H2O, H2S, SO2 ऐसे कर देगा। आपको देखना दो वाले, जैसे ये CO CO2 है, ये N2O NO NO2 है। अब इसमें मास देखते हैं, इसका रहेगा 12:16, इसका 12:32। एक का मास कांस्टेंट कर दो, कार्बन का मास कांस्टेंट कर दिया। ऑक्सीजन का यहाँ 16 है, यहाँ 32 है, होल नंबर रेशो आ गया 1:2। इसका मतलब ये सेट ऑफ कंपाउंड विल फॉलो डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यानी अगर हमने एक का मास कांस्टेंट करा तो दूसरे का मास जो कंबाइन हो रहा है वो होल नंबर रेशो में कंबाइन होगा। अगर ऐसा है तो वो सेट ऑफ कंपाउंड विल फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं है तो दे विल नॉट फॉलो, सिंपल। और लिमिटेशन भी इनमें वही थी जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड होंगे। आई विल टॉक अबाउट इट कि स्टोइशियोमेट्रिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O एंड H2O2। एक पी सकते हो आप, H2O2 पी नहीं सकते, वो तो इतना जहरी, इतना खतरनाक कमाल है, हाथ पे लगाएगा तो हाथ में बर्न कर देगा। उसका बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन हम ईयर ड्रॉप में यूज कर लेते हैं, कान की सफाई कर देता है। ये क्यों कर देता है, अभी आएगा, हाइड्रोजन नाम का अध्याय आएगा 11th में, वहां बताएंगे। तो यहाँ देखिए 216 232, तो अब ये 16 और 32 का रेशो ले लिया इसने, 1:2 आ गया। इसका मतलब ये भी जो सेट ऑफ कंपाउंड है ये भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। ये क्या हुआ भैया, यहां पर ले लिया मैंने H2O, यहां ले लिया H2O2, 2:16 2:32, 16:32, 1:2। तो whenever two element combine to give us compound more than one, so if we keep one of the mass constant, इसको फिक्स कर दिया, दूसरे वाले का रेशो क्या है, होल नंबर रेशो आएगा, तो ये सेट ऑफ कंपाउंड फॉलो करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद गे-लुजैक्स लॉ, एनसीईआरटी ने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो कि रिश्टर का है वो नहीं दिया है। गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुजैक्स का कहना था कि जो गैसेस कंबाइन होती हैं वो सिंपल, ये भी होल नंबर में ही कंबाइन होती है, जैसे कि 100 50 100 होल नंबर रेशियो में चलता है इनका मोल के हिसाब से। एंड एवोगैड्रो साहब ने कहा, देखो पहले तो गे-लुजैक्स का थोड़ा सा मैं आपको मोल से रिलेट करता हूं। जैसे ये N2, तो यहां पर 1 मोल, 3 मोल और 2 मोल। देखो अगला ये एवोगैड्रो का, उन्होंने कहा था कि एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब अगर हम एक कंडीशन ले लें, एसटीपी कंडीशन ले लें, तो गैसेस का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम सेम होगा। वो भी लिख लेते हैं, चलो फिर दोनों को मिला लेंगे। तो यहां पर ले लेते हैं एवोगैड्रोस लॉ। इससे पहले बर्जीलियस साहब आए थे, उन्होंने एटम के लिए कहा था, पर ठीक है आपके यहाँ तो एवोगैड्रो ही दे रखा है। सो एट, लैंग्वेज देख लो इसी की, ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका मतलब लिख लेते हैं, एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर
all gases contains equal number of molecule। तो एक मोल में मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं, तो इनका वॉल्यूम फिक्स कर लिया हमने। हमने ये माना कि 22.4 लीटर होंगे एक मोल में एट एसटीपी, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1 atm ले लिया हमने और 0 डिग्री ले लिया। अब फिर एनटीपी बनाया गया, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि भैया साइंटिस्ट 0 डिग्री पे काम करना पसंद नहीं करेगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर ले लो, इस तरह याद कर लो 25 डिग्री वाला, और 1 atm प्रेशर हो गया। ऑब्वियसली थोड़ा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाए, तो बड़ा स्टैंडर्ड कंडीशन में मान लेते हैं कि 1 मोल का वॉल्यूम ये हो गया। बिकॉज आप कह ही रहे हो ना यार कि सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर जो मैंने कर दी सब गैसेस की, तो उनके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हमने सेम ले लिया, ये रहा, तो ये वॉल्यूम ले लिया, इसी को बोल दिया क्या फिर मोलर वॉल्यूम। क्यों भैया, मास ऑफ 1 मोल क्या होता है, मोलर मास, तो मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल क्या हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम। इसमें क्या टेंशन है, सिंपल, दिमाग दौड़ा अपना। और अगर ऐसा है तो अगर 1 मोल की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर 1 इंटू 22.4, यहाँ 3 इंटू 22.4, यहाँ 2 इंटू 22.4, मतलब 1 इंटू 22.4, 3 इंटू 22.4, 2 इंटू 22.4, जो कि मोलर वॉल्यूम यही है। ये सब कट गया, रेशो हो गया कांस्टेंट होल नंबर का। ये था गैसेस कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो, क्योंकि वही जो मोल का रेशो है वो इसी का है, तो यही लीटर में आ जाएगा, यही ml में आ जाएगा, यानी 132 ml रिएक्ट कर रहा है। ये था गेल-यूज़ेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। कितना सिंपल, सादा जीवन, बिल्कुल कुछ नहीं था। इन दोनों के बारे में ये जानना है, कितना छोटा नाम है इनका, लॉरेंजो रोमानो, अमेदियो कार्लो एवोगैड्रो दी क्यूरेपा एडी कैरेटो। लगता है ना इन्हीं भाई साहब ने दिया होगा एवोगैड्रो नंबर, फिर नाम ही इतना बड़ा है तो नंबर ही बढ़ा देंगे, बड़े बड़े काम करे इन्होंने। बट विद फुल रिस्पेक्ट, दीज आर द साइंटिस्ट जिनकी वजह से आज केमिस्ट्री, ऐसा लग रहा होगा आपको केमिस्ट्री बहुत पुराना सा सब्जेक्ट है, क्या पुराने पुराने साइंटिस्ट हैं 1700। गाइस, इन्होंने फाउंडेशन बनाई मॉडर्न केमिस्ट्री की, और फिर आज हम देख रहे हैं कि चाहे सॉलिड स्टेट डिवाइस इस पर लिख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब डेवलप हुआ। मैंने आपको बताया था किस तरह से मॉलिक्यूल इंपैक्ट करते हैं, दवाइयों में मॉलिक्यूल हैं, खाना मॉलिक्यूल है, लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो दीज आर दी लॉज, एंड आई बिलीव डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो खैर बच्चों को आती है, बट फिर भी बता देते हैं। डाल्टन साहब क्या थे बेटा, प्राइमरी स्कूल के एक टीचर भी थे। अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो आप अगर ये बोलें कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होकर ही रिसर्च की जाएगी, रिसर्च साइंस के ऊपर बहुत बड़ी डिग्री लेने से नहीं आती। रिसर्च का एक एटीट्यूड होता है, एक एप्टीट्यूड होता है। याद है क्लास 10th में एक साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके विषय में आप जानते हैं। वो भी बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे थे, बट उन्होंने कितना बड़ा जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट कर दिया। साइंटिफिक टेम्परामेंट था, सोच थी। हमारे यहाँ डिग्रीज बड़ी बड़ी होती हैं, सोच नहीं होती। वी हैव टू चेंज दैट। सो शुरुआत से ही लोग लगे हुए थे ये जानने में कि हम कहाँ से आए। लाइफ को समझना है तो उसकी सबसे छोटी यूनिट को समझना होगा। एटम को समझने चलती है। एटम क्या हुआ, देखो एटॉम इनडिस्ट्रक्टिबल, जो और ना टूट सके, एटॉम है ना। तो डाल्टन साहब ने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जिसके बारे में हम आप कह रहे थे कि नहीं स्मॉलेस्ट नहीं है और फलाना नहीं है। स्टेटमेंट को ध्यान से पकड़ो, भाई ये कह रहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये तो गलत नहीं कह रहे थे, है ना। बट हमारी तो हालत है गलत है काटो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं बेटा। चीज़ों को समझने की कोशिश करो साइंस में बड़े मजेदार तरीके से। So although the origin of the idea that matter is composed of small indivisible particles called atomio, meaning indestructible or indivisible, dates back to the time of Democritus, a Greek philosopher, it again started emerging as a result of several experiments by John Dalton. Matter consists of indivisible atoms, smallest unit हो रही है ये. All atoms of a given element have identical properties, including identical mass. Atom of different element differ in mass. मैंने आपको एलिमेंट और कंपाउंड समझाते हुए ये बता दिया है। कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, लाइक आई एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर। कंपाउंड इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो, एंड अ मॉलिक्यूल इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन अ फिक्स्ड रेशियो. Chemical reaction involve reorganization of atom, so these are neither created nor destroyed in a chemical reaction, and now we know it.
अभी हमने बात करी है ना, हमने अभी लेवोइजर कॉन्सेप्ट की बात करी है. So Dalton theory could explain the laws of chemical combination. It could not explain the gaseous volume. It could not provide the reason for combining of atom, why they are combined. अब इसमें उन्होंने बोला कि Dalton's theory could explain the laws of chemical combination. आपका होमवर्क ये रहेगा बच्चों, यू हैव टू स्टडी कि डॉल्टन्स के लॉ से हमने जो आज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े हैं वो कैसे एक्सप्लेन हो पाते हैं. माइंड इट, यू हैव टू थिंक. ऑनलाइन जाके ढूंढने लग जाओगे फिर मजा नहीं आएगा मुझे. यू हैव टू थिंक. नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से शुरू करूंगा कैसे एक्सप्लेन होता है, कैसे हम सोचेंगे. ट्यूसडे को हमारी लेक्चर आएगा, ठीक है. मोल कॉन्सेप्ट अब और आगे बढ़ेगा. पहले एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास की बात की जाएगी और फिर मोल कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे. तो वहाँ से क्वेश्चन बढ़ेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आएगा, एम्पेरिकल ये सब आएगा. इससे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम भी बढ़ेगा. रेडी रहिएगा, लॉन्गर क्लासेस आ रही हैं, लेकिन आज जो पढ़ा है पहले इसको एकोमोडेट करो माइंड में. विद दिस आई विल एंड. टेक केयर, मिलते हैं बच्चों. अगर सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो कर लो, बिकॉज मैं कम्युनिटी उस पर पोस्ट पे डालूंगा क्वेश्चंस वगैरह भी, है ना, और अपने कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह. ठीक है, चलो मिलते हैं. टेक केयर.